हाँ जी, तो कैसे हो? पूरी उम्मीद करता हूँ खुश हो, है ना? स्वस्थ हो, मस्त हो। जितना हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया था, उस हिस्से को अब हमें और आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि भाई आपको चैप्टर को कंप्लीट भी तो करना है ना। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के रास्ते में अब हमें मिलने वाला है कौन? टिंडल इफेक्ट। ठीक है? कैसे ये टिंडल इफेक्ट आपको पढ़ने मिला? तो आपको यदि याद हो पिछले हिस्से में या पिछले पोर्शन में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने सॉल्यूशन देखा, हमने सस्पेंशन देखा, हमने कोलॉइड्स देखा। तीनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या था कि सर सॉल्यूशन इतने छोटे पार्टिकल्स क्रिएट कर रहा था कि लाइट निकलते वक्त डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। अब डिस्टर्ब नहीं हो रही थी दैट मीन्स हमें लाइट का पाथ नहीं दिख रहा था। यस, सस्पेंशन ने बोला कि जाते वक्त हमारा पार्ट डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि पार्टिकल की साइज बड़े हो गए। याद है ना, 1 नैनोमीटर से छोटा और 100 नैनोमीटर से बड़ा। कोलॉइड बीच में फंस गया। कोलॉइड कह रहा था यदि तुम मुझे देखोगे तो मैं होमोजीनियस दिखूंगा, जस्ट लाइक अ सॉल्यूशन। लेकिन यदि मुझे मेरे पार्टिकल से मिलोगे तो पार्टिकल बोल रहा है मैं तो बड़ा हूं, इसका मतलब मैं हूं हेट्रोजीनियस। और इसी वजह से कोलॉइड ने बोला कि मैं भी आपके रास्ते को डिस्टर्ब कर सकता हूं। अब ये जो मैं रास्ते को डिस्टर्ब यानी कि स्कैटरिंग, बेटा स्कैटरिंग का सिंपल मतलब है कि जब लाइट जो होती है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए किसी वजह से, स्कैटरिंग है अभी फिलहाल के लिए। ये जो स्कैटरिंग वर्ड यूज कर रहे हो, जो लाइट का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, ये बार बार जो आप बोलना चाहते हो बेटा, इसी को एक नए नाम से हमें जानना है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो हमारे लिए आम है किसी साइंटिस्ट के लिए खोज बन गई। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था टिंडल, उन्होंने हमें कुछ बताया। और वो क्या बताया? द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट इज बिकम टिंडल इफेक्ट। अभी क्या कहना चाहते हैं मैं आपको ना सामने से बताऊंगा, रुक जाओ, अभी आप एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो ये आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपने घरों में बैठे होते हो, धूप आ रही होती है किसी कमरे की, तो भैया उस धूप के चक्कर में क्या होता है ना, अब आपकी जो खिड़की थी वहां से धूप आ रही थी, हाँ या ना? लेकिन वो खिड़की से जब धूप आ रही थी तो रास्ते में भैया हवा में धूल के पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना, तो इन डस्ट के पार्टिकल की वजह से आपका जो लाइट होती है ना अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेती है। आपको वो चीज नजर आती है। आप अंधेरे कमरे में देखिए, लाइट आती है, आपको पार्टिकल्स की वजह से दिख जाएगी, पार्टिकल्स भी दिख जाएंगे और लाइट अपना रास्ता चेंज करती है, हल्का फुल्का वो भी दिखता है। क्यों? क्योंकि टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई साहब जो पार्टिकल हैं, सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं, या वो जो पार्टिकल्स हैं जो हमारे लाइट के रास्ते को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां लाइट की हो रही है स्कैटरिंग, यानी कि लाइट अपने रास्ते से भटक रही है। और इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। The Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole। और यहाँ आपको डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स मिलते हैं, वही मैंने जो बताया, जिस चक्कर में तुम्हारी लाइट जो है रास्ता बदल लेती है। इट इज टिंडल इफेक्ट। वहीं कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं जैसे कि आप कभी जंगल में गए हो। जंगल वगैरह में क्या होता है, जंगल में गए क्या, कभी गए नहीं हो तो जाओ यार घूमने घामने, बेटा जंगल वगैरह में ऐसी फोटोज आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ लाइट जो आ रही है ये देखो पूरा आपको फैलते हुए दिख रही है ना, रास्ते बदल लिए, सीधी आने वाली लाइट फैल गई। क्यों? क्योंकि यार हवा जहां से वो निकल रही है ना, आपको लग रहा होगा ये पेड़ पौधों की वजह से, वो तो है ही, बट एट द सेम टाइम भैया हवा में एयर के साथ साथ वाटर के मॉइस्ट वाले, मिस्ट वाले पार्टिकल्स भी तो होते हैं ना, समझते हो? वाटर पार्टिकल्स भी तो होते हैं, मिस्ट वगैरह भी होती है, हाँ या ना? अब उस चक्कर में क्या होता है ना, फॉग वगैरह भी होता है पार्टिकल्स की तरह, तो उस चक्कर में ये जो लाइट जो सीधी सी जा रही है ना मुड़ जाती है। टिंडल इफेक्ट इसी को बोलते हैं, है ना? इसमें लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, मिस्ट, देखिए वर्ड लिखा हो मिस्ट। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू दी कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट मिस्ट। ठीक है, ये मिस्ट बनता है, contains tiny droplets of water। ऑब्वियसली बात है, फॉग वाले जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर्स होते हैं which act as a particle, उनकी वजह से वो लाइट क्या हो जाता है, अपना रास्ता बदल लेती। दैट इज कॉल्ड कोलाइडल फॉर यू, है ना? एनीवेज अभी आपने जो मैंने कोलॉइड वर्ड यूज किया है भैया, ये क्यों किया है भी आप समझ जाएंगे। ये मिस्ट बेसिकली एक कोलॉइड होता है। एनीवेज मुझे उम्मीद है आप टिंडल इफेक्ट समझ गए होंगे, है ना? किसी साइंटिस्ट ने समझाया था, थैंक यू बोलो, उन्होंने इतनी बातें कह डाली हमारे लिए। ठीक है, हमारा सिलेबस बढ़ा दिया, बताओ, पर कोई बात नहीं, अच्छी चीज है तो जानना चाहिए। आगे बात करेंगे भाई साहब टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स की। तो यार टाइप्स ऑफ कोलॉइड को ना ऐसे मत जानो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो टाइप्स ऑफ कोलॉइड है ना, ये आपको ना सही समझ में आएगा टेबल से, है ना? वो जो थ्योरी है वो तो अपनी जगह है, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। आपको बच्चा ये याद रखना है क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, जैसे सॉल्यूट होता था, यहां होता है डिस्पर्स फेज जिसको तुम मिला रहे हो।
जैसे सॉल्वेंट होता था, यहां होता है डिस्पर्स्ड मीडियम, जैसे सॉल्वेंट था डिस्पर्स्ड मीडियम। अब इन दोनों को मिलाने पर हमें क्या मिलेगा, हमारा कोलॉइड मिलेगा। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये टेबल को तो मार्क कर लो। अब जैसे कि यदि आपने किसी लिक्विड को किस में मिला दिया, मैं टाइम चेंज करता हूं नहीं तो नजर नहीं आएगा आपको ना। यदि मान लीजिए मैंने लिक्विड को किस में मिला दिया, गैस में, तो आपको मिलेगा फॉग, क्लाउड, मिस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था। आपके हवा में वाटर के पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं और उसको आप क्या बोलते हो, एरोसॉल बोलते हो। भाई साहब ये सॉल वर्ड क्यों है, कोलॉइड के लिए हम यूज करते हैं, एरोसॉल बोलते हैं। लिक्विड को गैस में मिलाया, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ठीक है। यदि आपने सॉलिड को उठा के किस में डाल दिया, गैस में डाल दिया, तब भी आप उसको एरोसॉल बोल रहा हो। जैसे कि स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। भाई साहब जब आप गाड़ियों के पीछे लगे रहते हो, थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा ना, मम्मी जब के पास हम जब घर जाते हैं, मम्मी लोग क्या बोलते हैं, क्या काले पीले होके आ गए, आप फिर अपनी नाक से ऐसा हाथ, आप अपनी नाक के ऊपर से ऐसा हाथ निकालते हो तो आपको कार्बन के पार्टिकल्स नजर आ जाएंगे। वो कार्बन के पार्टिकल्स आपको वैसे नजर नहीं आ रहे थे धुएं में या बाहर ऑटोमोबाइल के आसपास, लेकिन बाद में घर पे नजर आते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो सॉलिड कार्बन के पार्टिकल्स किस में मिले थे भैया, गैस में मिले थे। ऐसे यदि आप गैस को किस में मिला देंगे, लिक्विड में लाएंगे, क्या बोला मैंने, गैस को लिक्विड में, गैस को लिक्विड में, तो उसको हम फॉर्म बोलते हैं। शेविंग क्रीम को यदि आप कभी, शेविंग क्रीम, बच्चा आप छोटे हो लेकिन शेविंग क्रीम को आप कभी दबाइएगा ना, बबलिंग होती है, उसमें से बबल्स निकलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या भरी हुई थी, गैस। ऐसे यदि मैं लिक्विड को लिक्विड से मिला दूं तो उसको आप क्या बोलेंगे, इमल्शन। बेटा ये याद रखिएगा इमल्शन, क्योंकि ये पूछा जाता है। मिल्क, फेस क्रीम, ये हमारे इमल्शन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे यदि मैं लिक्विड सॉलिड को किसमें मिला दूं, लिक्विड में मिला दूं, तो ये सिंपल सॉल्ट कहलाएगा। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने नोटिस किया होगा, इनो, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका इनो ही और कुछ नहीं। जब आप इनो को खाते हो या डाइजीन को खाते हो, पीते हो, जो भी आप करते हो, तो आपको वहां पार्टिकल्स फील होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए हैं आपने। सॉलिड पार्टिकल्स किसमें मिलाए हैं, लिक्विड में मिलाए, ठीक है। मड, कीचड़, कीचड़ के साथ भी यही है। गैस को सॉलिड के साथ मिला देंगे तो फॉर्म कहलाएगा अगेन, है ना, स्पॉन्ज हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड को किससे मिला सकते हैं हम, सॉलिड के साथ। लिक्विड को यदि आपने सॉलिड में डाला तो क्या बनेगा, जेल मिलेगा, चीज, बटर, ये कुछ एग्जांपल है, आपको याद रखना है। वहीं यदि आपने सॉलिड को सॉलिड के साथ मिला दिया तो ये सॉलिड सॉल यानी कि सॉलिड कोलॉइड बनेगा, सॉलिड सॉल कोलॉइड बनेगा। जैसे कि आपका जेमस्टोन, जेमस्टोन जानते हैं, वो जो पंडित जी बोलते हैं कि आपका शनि है भारी, पहन लो कुछ पत्थर, आपका मंगल है भारी, पहन लो कुछ पत्थर, जेमस्टोन्स होते हैं जो लोग पहने होते हैं। तो वो कब बनता है, जब आपने सॉलिड को ही किसमें मिलाया, सॉलिड में। लेकिन याद रखना, सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हो, एलॉय नहीं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कोलॉइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं भाई साहब आपके कोलॉइड्स, और इन कोलॉइड्स की टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। ये क्या है भाई साहब, मैंने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। यार बड़ी सिंपल सी चीज है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं। ये एक बीकर है पानी वाला, ठीक है। पानी मतलब ब्लू ब्लू, ब्लू ब्लू, ब्लू है पानी, पानी पानी, ये ब्लू 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 क्या है, पानी है, ठीक है। मैंने इसमें कुछ मिलाना है, क्या मिलाना है, मैं इसमें मिला रहा हूं भाई साहब शुगर। कितनी, मान लीजिए 5 चम्मच। मुझे बताओ ये गाढ़ा है कि पतला। अभी मैं आपको नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूं, मुझे बताइए ये गाढ़ा है कि पतला, बताओ भाई साहब। इसको ना आप गाढ़ा बोल सकते हो ना पतला बोल सकते हो, क्यों, जैसे आप किसी लाइन को तब तक छोटा या बड़ा नहीं बोल सकते जब तक कि कोई दूसरी लाइन ना बने, जब तक कि कोई दूसरी लाइन ना बने। वैसे ही जब मैं आपके सामने सॉल्यूशन बना के रख रहा हूं, तब तक आप इसको ना गाढ़ा बोल सकते हो ना पतला, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव का मतलब, यदि बाई चांस मैंने आपके सामने एक और ऐसा ही बर्तन बना के रख दिया, मैंने बोल दिया कि ये फिर से एक मैंने बर्तन बनाया, अब यहां मैंने कितने चम्मच डाली, मान लो मैंने यहां कितने चम्मच डाली, 2 चम्मच, क्या, शुगर। अब आप क्या बोल सकते हो, सर ये गाढ़ा होगा और ये पतला होगा, ये पतला होगा ये गाढ़ा, क्यों, क्योंकि सर जब मैंने इसको देखा तो इसकी तुलना में ये गाढ़ा है, और जब मैंने इसको देखा तो इसकी तुलना में ये पतला है। और ये पतला गाढ़ा ही हमें बताता है कॉन्सेंट्रेशन को, यानी कि आपने कितनी चीजों को अपने अंदर घोल रखा है। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। मेरी बात को समझ पाए, जब आप गाढ़ा पतला शब्द इस्तेमाल करते हो तो वो तब कर पाते हो ना जब आपने किसी से तुलना की हो, किसी से गाढ़े तो किसी से पतले, किसी लाइन को आप बड़ा या छोटा तब बोलोगे ना जब किसी से उसकी तुलना करोगे। ऐसे ही यहां होता है। तो जो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है वो तो अपनी जगह है, पर उसका प्रैक्टिकल वे क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। इनका ये कहना होता है कि जब आपने
इस 5 चम्मच शुगर को इसके अंदर डाला तो आपने उसको गाढ़ा बोला, पतला बोला, वो अपनी जगह है, पर जितनी चम्मच आपने इस शुगर के अंदर डाली है वही आपका क्या कहलाया है? कॉन्सेंट्रेशन। वही आपके लिए क्या कहलाया जा रहा है? कॉन्सेंट्रेशन। यहां आपने जो 2 चम्मच डाली है वही आपके लिए क्या कहला रहा है? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। यदि मैं इसमें 1 चम्मच डालता तो वो 1 चम्मच क्या है भाई साहब? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। गाढ़ा पतला अपनी जगह है। गाढ़ा पतला तो तब बोलोगे ना जब किसी से तुलना करोगे। बाई चांस मैंने इसकी तुलना की ही नहीं, मैंने इसको मिटा दिया, मैंने कहा तुम हटो, मैंने कहा तुम हटो, तो ये जो है 5 चम्मच सॉल्यूशन की क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। और गाढ़ा पतला तब बोलोगे ना जब किसी से तुलना करोगे। फिलहाल के लिए 5 चम्मच इज अ कॉन्सेंट्रेशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यही चीज यहां लिखी है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दी सॉल्यूशन। अब बेटा ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, जब कोई चीज गाढ़ी होती है तो उसको आप कॉन्सेंट्रेटेड बोल देते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी सिचुएशन में जब मैंने यहां 2 चम्मच डाली थी तो इस केस में आप इसको बोलेंगे गाढ़ा, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, गाढ़ा है। और जब आपने 2 चम्मच से इसकी तुलना की तो ये भाई सब पतले मिले, यानी कि इसको आप बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। एक वर्ड होता है कॉन्सेंट्रेट कि उसमें ज्यादा मात्रा है, और एक वर्ड होती है डाइल्यूट यानी कि उसमें कम मात्रा है, ठीक है। अब एक चीज आपको यहां पकड़ के चलनी है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे ना यहाँ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो उनको हमें थोड़ा सा समझना है। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से पहले, न्यूमेरिकल तो मैं आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल को बनाने से पहले आपको ना कुछ चीजें समझनी है। आप किसको मिला रहे हो सर? सॉल्यूट को। सर किस में मिला रहे हो? सॉल्वेंट में। सर बन क्या रहा है इनके मिलने? सर सॉल्यूशन बन रहा है। इसके मिलने से क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। मैंने कहा ठीक है। तो जब आप सॉल्यूशन को बनाना चाहते हो तो भाई साहब जब आप सॉल्यूट लोगे ना, सॉल्यूट, तो भाई बेटा ये सॉल्यूट जो होता है मास में भी हो सकता है और वॉल्यूम में भी हो सकता है। इसका मतलब आप इसको ग्राम, किलोग्राम, ग्राम में भी देख सकते हो और लीटर, मिलीलीटर में भी देख सकते हो। कोई बात नहीं, बाद में समझेंगे। मास में भी ले सकते हैं और वॉल्यूम में भी ले सकते हैं। मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी। ऐसे ही जब आप सॉल्यूशन को देखेंगे तो ये भी किस में हो सकता है भाई साहब? मास में भी और वॉल्यूम में भी। मास का मतलब ग्राम, किलोग्राम, वॉल्यूम का मतलब लीटर, मिलीलीटर, ऐसे समझो। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाई तुम जब किसी चीज को, किसी सॉल्यूट को मिलाओगे, हो सकता है तुमने उसका सॉलिड तरीका लिया हो, सॉलिड मतलब शक्कर, नमक, इस टाइप की, तो वो तुम किस में मानोगे? तुम उसको कैसे काउंट करोगे? ग्राम्स में, वजन, मास की बात करोगे। लेकिन यदि बाई चांस मैंने क्या ले लिया, कोई पतली चीज ले ली, यानी कि कोई सॉल्यूशन, कोई लिक्विड ले लिया, तो उसको तुम वजन में नहीं कैलकुलेट करते हो। यूजुअली तुम किस में कैलकुलेट करते हो कि भैया इतने लीटर है, इतने ml है ना। वो आपने देखा है ना, लिटिल बनाते हैं लोग, 60 ml, 30 ml, क्या करते हैं वो? एल्कोहल पानी में मिलाया, पानी एल्कोहल में मिलाया। चलो छोड़ो, आप अपने घरों में पानी में क्या डालते हो? सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक मिलाते हो ना, बना क्या रहे हो? सॉल्यूशन। अब उस वक्त सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं किसकी? कॉन्सेंट्रेशन की, तो आप उस समय सॉल्यूट, तुम्हारे लिए सॉल्यूट क्या है? बाई चांस तुमने कोल्ड ड्रिंक किस में मिलाई? कोल्ड ड्रिंक ली और पानी में मिलाई, तो कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे लिए सॉल्यूट हो गया। और जो सॉल्यूशन बनेगा वो तो लिक्विड है ही, पर ये जो तुमने सॉल्यूट मिलाया है, अब तुम मास में ना लेकर किस में ले लोगे? वॉल्यूम में, क्योंकि वो लिक्विड है। इसकी बात मैं कर रहा हूं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कैसी होती है भैया? कम, लेस सॉल्यूट होता है। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या कहता है कि मेरे पास सॉल्यूट की मात्रा थोड़ी हाई है, ज्यादा है। लेकिन ये हाई और लेस बेटा तब बता पाओगे जब 2 चीजें रखी होंगी। मेरे पास पैसा कम है या ज्यादा तब बताओगे ना जब किसी से मैं तुलना करूंगा। बिल्कुल वैसे ही कोई डाइल्यूट या कोई कॉन्सेंट्रेटेड तब कहलाएगा जब आपने सामने 2 चीजें रखी होंगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अभी सेम है, लेकिन बाई चांस यदि मैं बढ़ा दूं, लो 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 लो, अब इसमें मात्रा ज्यादा हो गई तो ये डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड बन गया और ये अभी डाइल्यूट हो गया। उल्टा कर दूं, इसको हटा दूं, इधर ज्यादा डाल दूं, अब ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ये डाइल्यूट हो गया। डिपेंड करता है ना कि कहां से कहां देकर हो। समझ पाए? ठीक है। डेफिनेशन तो आपको मैंने बता ही दी। आगे बात करते हैं। अब बेटा ये ना, जब आप कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हो तो मैंने क्या बताया? कॉन्सेंट्रेशन में आपको क्या देखना है कि कितना माल तुमने मिलाया है, कम या माल या ज्यादा। तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हो तो आपको कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अभी फिलहाल इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं आपको जब न्यूमेरिकल्स प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए बस इसको न्यूमेरिकल को देख लीजिए। आपने क्या किया?
देखो ध्यान से, पेन कहाँ गया, हाँ, ये जो मास लिखा है ना आगे बेटा, ये लिखा होता है सॉल्यूट के लिए। फॉर्मूला जो है मास बाई मास परसेंटेज का, तो ये क्या है, आगे वाला मास होता है सॉल्यूट के लिए और पीछे वाला मास होता है भैया किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, है ना। फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, आगे वाला मास सॉल्यूट के लिए और पीछे वाला वॉल्यूम या पीछे जो भी लिखा है वो किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। आगे वाला शब्द वॉल्यूम किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, पीछे वाला वर्ड सॉल्यूशन के लिए। देखिए उसी हिसाब से फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट, आगे वाला वर्ड सॉल्यूट के लिए ऊपर लिख दिया, मास पीछे वाला वर्ड सॉल्यूशन के लिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन ऊपर नीचे, और क्योंकि परसेंटेज के लिए हम कितने का इंटू करते हैं हमेशा, 100 का, तो वो डाल दिया। फिर मास देखिए मैंने किसका ले लिया, सॉल्यूट का। जितना आपके सामने जिस लैंग्वेज में फॉर्मूला आपको दिया गया है उसी लैंग्वेज में आपको उसको लिख भी देना है। आपने जब मास लिया वो किसका ले लिया, सॉल्यूट का ऊपर, और नीचे वॉल्यूम किसका ले लिया, सॉल्यूशन का, ठीक है। वहीं जब मैं आपसे यहां पूछता हूं ये वॉल्यूम वर्ड किसके लिए यूज होगा, तो आपने बोलिए सर सॉल्यूट के लिए, इसलिए तुमने क्या लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये जो वॉल्यूम वर्ड पीछे लिखा ये किसके लिए है सर, सॉल्यूशन के लिए, तो आपने क्या किया, नीचे लिख दिया मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और बाजू में क्या था, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब वहां कितने का इंटू कर देना, 100 का। इस तरीके से आप ये फॉर्मूले याद रख सकते हो, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप अभी इस पर फोकस करें, क्योंकि जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तब आपको यहाँ दोबारा लेकर आऊंगा और आपसे पूछूंगा, बताऊंगा, डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें करना है साथ में। चलो सॉल्युबिलिटी पर आते हैं। ये बेटा एंड चल रहा है हमारे टॉपिक्स की, है ना, ये चैप्टर अब एंड की तरफ भाग रहा है। सॉल्युबिलिटी ये क्या होती है सर, सॉल्युबिलिटी देखो पहले पढ़ लो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट at a specific temperature to form a saturated solution is called the solubility of the solute in that solvent at that temperature। ये क्या सर इतना सारा लिख दिया, मैंने क्या बोला, ध्यान से बस आपको शब्दों को पकड़ना है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 grams of solvent at a specific temperature to form a saturated solution is called the solubility of the solid। इसका क्या मतलब है, आप लो भैया एक बर्तन, इसमें आप मान लो पानी ले लिया, पानी हमारे लिए क्या है, सॉल्वेंट, और कौन सा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल। कितना ले लिया आपने, 100 ग्राम्स। अब इसमें तुमने मान लो कितना डाला, जितना भी अमाउंट तुमने किसका डाला भैया, सॉल्यूट का, जितना भी अमाउंट तुमने सॉल्यूट का डाला, जब आप इस अमाउंट को, सॉल्यूट को इस पानी के अंदर डालोगे तो वही चीज क्या कहलाने लगेगी, वही चीज कहलाने लगेगी सॉल्युबिलिटी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया, जैसे कि यहां पानी, और इस पानी में 100 ग्राम के पानी में मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, नमक शक्कर जो डालना है, सॉल्यूट डाल दिया, तो जितना मैक्सिमम अमाउंट आप डाल सकते हो, मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है 1 चम्मच से काम चल जाए, 1 चम्मच में वो बोलने लगे, 1 चम्मच में ये पानी बोलने लगे, हो गया हमारा। हो सकता है 2 चम्मच डालनी पड़े, हो सकता है 3 चम्मच डाल, हो सकता है 4, जितना मैक्सिमम आप डाल सकते हो इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड, यानी कि पूरा सैचुरेटेड बनाने के लिए जितना डाल सकते हो, वो मैक्सिमम अमाउंट, वो मैक्सिमम सॉल्यूट का अमाउंट क्या कहलाएगा भैया, आपकी सॉल्युबिलिटी। मेरी बात समझे, 100 ग्राम पानी सॉल्वेंट, इसके अंदर तुमने क्या डाला, सॉल्यूट। बाई चांस यदि मैंने 4 चम्मच डाली और ये 4 चम्मच में पानी ने बोलना शुरू कर दिया, मेरा हो गया, अब मैं नहीं घोल पाऊंगी, तो ये 4 चम्मच इस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। बट एक वर्ड याद रखना, हमेशा हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यदि मैं टेम्परेचर को कम ज्यादा करूंगा तो आप सॉल्युबिलिटी को चेंज कर सकते हो, कोई चीज ज्यादा भी घुल सकती है, कोई चीज कम भी, अभी हम देखेंगे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू द सॉल्युबिलिटी। वही मैं बता रहा हूं ना कि यदि आपने सॉल्यूट को घोल दिया किसी सॉल्वेंट में और इसके चक्कर में कौन सा सॉल्यूशन बनाया, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब जितना घुलना था घुल गया, और इसी को तुमने बोल दिया क्या, सॉल्युबिलिटी। उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा घुमा के दिया है, बट दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न। आपका ध्यान होना चाहिए अब यहां, सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर ग्राम्स। बेटा आप सॉल्यूट को किस में घोल रहे हो, सॉल्यूट को घोल रहे हो किसमें, मास के फॉर्म में, ग्राम्स के फॉर्म में, ठीक है। और जो आपने सॉल्वेंट यूज किया वो भी किसमें लिया था भैया, ग्राम में, और 100, इसलिए इसकी जो यूनिट आती है या जो हमारा सिस्टम बनता है वो ऐसे बनता है, सॉल्यूट लिया था आपने ग्राम में
और जो आपने सॉल्वेंट लिया है वो भी किस में लिया है सर, 100 ग्राम्स में। इसका मतलब आप ग्राम को किस में मिला रहे हो, ग्राम में ही मिला रहे हो। इसलिए जो सॉल्युबिलिटी का सिस्टम बनेगा या जो एक्सप्रेशन आप उसका देंगे वो ऐसे बोलना पड़ेगा, ग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को इन 100 ग्राम। हालांकि अभी आप इसको ज़्यादा सोचें ना, क्योंकि जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगा तो और अच्छे से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे आप ग्राम पर 100 ग्राम बोल रहे हो। सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट वाला सिचुएशन आता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कि बाई चांस यदि आपने कितना ग्राम ले लिया, 36 ग्राम। देखो यहां दिया है, आपने 36 ग्राम क्या ले लिया, एक सॉल्ट है, तो ये भैया तुम्हारे लिए क्या हो गया, सॉल्यूट। किस फॉर्म में दिया है, ग्राम, ठीक है। आपने किस में मिलाया है उसको, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे लिए क्या, सॉल्वेंट। ये 100 ग्राम हो गया। कितने टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो जो सॉल्युबिलिटी निकल के आएगी, है ना, वो क्या बोलोगे आप, 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब आप सिंपली या तो पूरा बोल सकते हो या कितना बोल सकते हो, मेरी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 36 ग्राम। वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा आपने सॉल्युबिलिटी बोला है, इसका मतलब वो 36 ग्राम किस में मिला हुआ है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मिला, ऑटोमेटिक समझ जाएगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करनी है, आगे ये बात करनी है कि कैसे आपकी सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर या प्रेशर फर्क डालता है, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कि जब आप क्या करते हो, किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी को देखते हो, वो जनरली बेटा टेम्परेचर के चक्कर में इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया, बट फिर भी जान लो। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मान लीजिए आपने क्या किया, किसी भी चीज को पहले घोला, सॉल्यूशन बनाया। अब यदि मुझे इसमें और किसी चीज की मात्रा को ऐड करना है, यानी कि सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है, तो मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर राइज कर दिया। अब टेम्परेचर राइज करने के चक्कर में ये पार्टिकल दूर हो जाते हैं। अब दूर हो जाएंगे तो बीच में जगह हो जाएगी, और जगह मिल जाएगी तो क्या ऐसा नहीं लगता आप इसमें और पार्टिकल्स ऐड कर सकते हो, कर सकते हैं ना। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के चक्कर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये सब हम 9th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्पेस बढ़ जाता है तो क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में जगह बन जाती है, और जब पार्टिकल्स के बीच में जगह बन जाएगी तो इजीली नए पार्टिकल्स आ सकते हैं। दैट मीन्स आपकी सॉल्यूशन की जो पावर है, सॉल्युबिलिटी की जो पावर है, जहां तुम पहले केवल 36 ग्राम घोल पा रहे थे, अब हो सकता है और घोल दो। यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कब, जब हम इंक्रीज करते हैं किसको, टेम्परेचर को। हाँ है ना, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स डिक्रीजेस ऑन कूलिंग, ठीक है बेटा। जैसे आप टेम्परेचर को राइज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, इसी का उल्टा कर लीजिए। यदि मैं टेम्परेचर को कम कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यही पार्टिकल जो पहले गर्म होने पर दूर जा रहे थे, यही पार्टिकल्स ठंडा महसूस करने पर, हमें ठंड लगती तो हम क्या करते हैं, पास पास आ जाओ, सिकुड़ जाओ। सेम इनने किया, पास पास आ गए। अब पास पास आ जाओगे, जगह कम हो जाएगी, तो तुम किसी को अपने बीच में आने दोगे क्या, क्या नए व्यक्ति को घुलने दोगे? अरे तुम नए व्यक्ति को तो छोड़ो, जो बीच में है उसी को निकाल दोगे। तो सॉल्युबिलिटी भैया कम हो जाती है, उल्टा हो जाता है उसका, ठीक है, समझे बबुआ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, बेटा ये गैसेस इन लिक्विड्स का एग्जांपल समझ लो, कोल्ड ड्रिंक वाला। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में मिलाई जाती है, उस ड्रिंक में मिलाई जाती है। यानी कि आप गैस को किस में मिलाते हो, लिक्विड में। अब ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है लिक्विड्स में, बेटा ये इंक्रीज हो जाती है ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। आपने नोटिस किया होगा कि हम हमेशा कोल्ड ड्रिंक्स को कहां रखते हैं, कहां रखते हैं, ठंडे प्लेसेस पर कि गर्म प्लेसेस पर, ठंडे प्लेसेस पर रखते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स को। क्यों, क्योंकि जब तक टेम्परेचर बेटा कम रहेगा, डिक्रीज रहेगा, वो जो गैस आपने डाल रखी है लिक्विड के अंदर, उसकी सॉल्युबिलिटी बनी रहेगी। याद रखिएगा, यदि आपको उस गैस को, उस CO2 गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉफ्ट ड्रिंक में बना के रखना है तो टेम्परेचर कम रखो, क्योंकि टेम्परेचर कम रखते हैं तो सॉल्युबिलिटी अच्छी रहती, बनी रहती। गलती से यदि टेम्परेचर तुमने राइज कर दिया तो भाई साहब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये चीज हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, कम हो जाती सॉल्युबिलिटी। आपने नोटिस किया होगा, वही सॉफ्ट ड्रिंक्स यदि फ्रिज के बाहर रखी हूं, आप उसको ना शेक करना ऐसे, उतनी बबलिंग नहीं होगी जितनी झाग या जितनी बबलिंग ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स में होती है, उतनी बबलिंग किसके साथ नहीं होती, गर्म कोल्ड ड्रिंक में नहीं होती। क्योंकि आपने उसकी जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो सॉल्युबिलिटी थी, वो टेम्परेचर जब तक कम था अच्छी थी, लेकिन टेम्परेचर राइज कर दिया तो सॉल्युबिलिटी बेटा उसकी कम हो जाती, वो गैस उस तरीके से बिहेव नहीं कर पाती, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। When water is boiled, the solubility of oxygen in water decreases and the excess oxygen escape in form of bubbles. जब बेटा हम पानी को गर्म करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को क्या करते हैं, राइज करते हैं,
100 पर पानी उबल जाता, आप टेम्परेचर को राइज कर रहे हो, है ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो गैस या जो ऑक्सीजन है, टेम्परेचर को राइज करने पर बेटा उसकी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैंने अभी आपको बताया ना कि आपने नोटिस किया होगा कि 100 पर पानी उबलता है, बबलिंग होने लगती है ना। बबलिंग इसलिए होती है क्योंकि वहां से ऑक्सीजन गैस निकलना शुरू करने लगती है। उबलते वक्त बबलिंग होती है क्योंकि ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्यों? क्योंकि आपने सॉल्युबिलिटी को कम कर दिया। जो गैस पहले मिली थी, अभी क्या समझाया, टेम्परेचर कम रहने पर सॉल्युबिलिटी अच्छी रहती है और टेम्परेचर ज्यादा करने पर सॉल्युबिलिटी कम रहती है। तो जब हम पानी को उबालते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो भाई साहब जो ऑक्सीजन गैस पहले मिली हुई थी, अब ऑक्सीजन गैस कह रही है कि मेरी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, मैं जा रही हूं और मुझे जाने के लिए जगह चाहिए, निकल रही हूं। वो निकलते वक्त पानी में बबलिंग शुरू हो जाती है, समझे। तो इतना याद रखना है अपने को, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है, यही चीज हमने बताया। प्रेशर की बात की है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स हाउएवर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। आप प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाओगे गैस को, उतना ज्यादा हम क्या करते हैं बेटा, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि गैस जो होती है वो दूर दूर भागती है ना। तो यदि हमें किसी गैस को किसी चीज में मिलाना है तो प्रेशर को राइज करना पड़ता है। गैस के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है, यदि आप गैस को किसी चीज में मिलाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रेशराइज करना पड़ता है। एलपीजी सुना है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आप उसको दबा दबा के इकट्ठा करते हो। तो गैसेस के साथ ये है कि यदि आपको गैसेस को किसी चीज में मिलाना है तो प्रेशराइज करना पड़ेगा, बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इस पूरे चैप्टर के लास्ट पोर्शन पर आते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। वैसे तो मुझे याद है छोटी क्लासेस में हम ऑलरेडी इस पर काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं, बट थोड़ी सी चर्चा हमें यहां भी कर लेनी है। व्हाट इज फिजिकल एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। तो पहले तो आपको यह समझना होगा चेंज क्या होता है। यदि मैं आपसे बोलूं कि मैं यहां से यहां आया, ये मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, क्या ये चेंज है? आप बोलेंगे कि सर हाँ बिल्कुल चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि चेंज का मतलब ये होता है बदलना। भाई यदि मैंने इसको उठा के यहां रख दिया, ये चेंज है। इसको उठा के यहां का रख दिया, ये चेंज है। 10 साल बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा तो नहीं होऊंगा, ठीक है, आप बड़े हो जाएंगे, ये चेंज है। हमारे आसपास कई टाइप के चेंज होते हैं, लेकिन हमें फिलहाल फोकस करना है बच्चा फिजिकल एंड केमिकल चेंज पर, ठीक है। अब ये पता कैसे करते हैं कि चेंज हुआ है, तो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेंज पता करने का तरीका होता है कि आप ना दो अलग अलग सिचुएशन लो, पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन। पहली सिचुएशन जो भी थी, यदि दूसरी सिचुएशन में चीजें बदल गई, परिवर्तित हो गई, तो आप सिंपली चेंज बोल देंगे। जैसे कि 10 साल पहले आपकी फोटो और आज की फोटो देखो, चेहरे में बदलाव आया, दैट इज अ चेंज। 10 साल पहले आपके घर के आसपास के लोग कैसे थे, आज आपके घर पर के आसपास लोग कैसे हैं, चेंज है ना। अब चेंज का मतलब ये हो सकता है ना कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई हो, है ना। किसी लड़के ने आपको कुछ बोल दिया, आप रोने लगे, ये भी एक चेंज है। तो ये चेंजेस होते रहते हैं। द पॉइंट इज कि हमारे लिए चेंज कौन से वाले पढ़ने, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्या होता है फटाफट से समझते हैं बेटा। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? फिजिकल चेंज का मतलब ये है the changes in which only physical properties such as physical state, shape and size, इनको हम चेंज करने वाले हैं, है ना। in a physical change substance do not change their identity, only their physical properties are altered। इसका क्या सेंस है? इसका ये सेंस है, पहले तो एक याद रखो, आपने बचपन में ये भी पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, और केमिकल चेंज के बारे में एक चीज पढ़ी होगी, रिवर्सिबल वर्ड यूज किया होगा, है ना। ये लिखा हुआ है रिवर्स्ड, लिखने की जरूरत नहीं है, रिवर्स्ड। जैसे मैं आपको बोलूं ये बल्ब जल रहा है, मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने चालू कर दिया, क्या मैं दोबारा बंद कर सकता हूं? हाँ, क्योंकि ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब होता है केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो। आपने बड़ी चीज को छोटा कर दिया, है ना। मैंने कागज उठाया, मेरे पास कागज नहीं है, मैंने कागज उठाया, उसको मोड़ दिया, लेकिन अभी भी उसको कागज ही कहोगे ना। ऐसा तो नहीं कि तुम कागज को कुछ और बोलना शुरू कर दो। मैंने कागज को फाड़ दिया, अभी भी वो कागज है। लाइट को मैंने बंद कर दिया, दोबारा लाइट को चालू कर दिया, हाँ या ना। इस शर्ट को मैं काट दूं, मतलब इस कपड़े को, शर्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, कपड़े को काट दूं, मुद्दा क्या है? फिजिकल चेंज हमें बस इतना बताता है कि आप अपनी शेप में चेंज कर लो, साइज में चेंज कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज कर लो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी में चेंज मत करो। आइडेंटिटी का मतलब यदि मैं उसी कागज को जला दूं तो भैया वो कागज जलने के बाद राख कहलाने लगेगा। क्या अब वो कागज कागज रहा? नहीं, तो वो फिजिकल चेंज नहीं है। हालांकि फिजिकल चेंज को समझने के लिए, केमिकल चेंज को समझने के लिए एक छोटी सी बात हम कर सकते हैं, फिजिकल चेंज जनरली रिवर्स हो जाते हैं। बेटा सारे फिजिकल चेंज रिवर्स नहीं हो सकते, सारे, कुछ फिजिकल चेंज रिवर्स हो जाते हैं। जैसे कि लाइट को मैंने चालू किया, फिर बंद किया, फिर चालू कर सकता हूं, फिर बंद कर सकता हूं, फिर चालू, फिर बंद, तो ये फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए मेल्टिंग आइस। अब आइस को जब मेल्ट करोगे तो ये फिजिकल चेंज क्यों है? सर पहले भी पानी था, बाद में भी पानी है, बस पहले सॉलिड फॉर्म था, आइस था, बाद में लिक्विड फॉर्म है, तो आपने क्या चेंज की? स्टेट चेंज की। क्या मैं रिवर्स कर सकता हूं? हाँ, वापस फ्रिज में रख दो, जम जाएगा, इट इज अ फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी है, जैसे आपने बॉईल करना है
वापस उसको कंडेंस कर लो। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, हाँ डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, हम जब पानी को शुगर को पानी में घोलते हैं तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? भाई साहब ये भी फिजिकल चेंज है, इसको भी हम क्या, मैं वापस शुगर से पानी को अलग कर सकता हूं? मम्मी लोगों को देखा है चाशनी बनाते वक्त गर्म करती हैं फिर सुखा देती हैं, शक्कर भूरा अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, ये क्या है, फिजिकल चेंज था, तभी तो तुम उसको अलग कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, रिवर्सिबल है। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर के 2 टुकड़े फिजिकल चेंज, 4 टुकड़े फिजिकल चेंज, 5 टुकड़े फिजिकल चेंज। ग्लोइंग ऑफ अ बल्ब या शाइनिंग ऑफ अ बल्ब, ये भी है, मैं बंद कर सकता हूं चालू कर सकता हूं, बंद कर सकता हूं चालू कर सकता हूं, बंद कर सकता हूं, रिवर्सिबल है, फिजिकल चेंज है, आइडेंटिटी नहीं खोनी है। ऐसा नहीं है कि वो बल्ब चालू होने के बाद कुछ नया बन गया। वहीं भाई साहब केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज थोड़ा सा अलग है। केमिकल चेंज हमें क्या बोलता है? केमिकल चेंज हमें ये कहता है कि इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर आइडेंटिटी, और कुछ नया मिलेगा, यानी कि वो कुछ नए में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर, बर्निंग ऑफ पेपर। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बता देता हूं, पहले आप एक बार थ्योरी को रीड कर लीजिए। चेंजेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर आइडेंटिटी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंस बन जाता है। एंड अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस दस फॉर्म्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक, मतलब कि ये इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। सिंपली आप समझिए, यदि मैंने कागज को जलाया और वो कागज जलने के बाद राख बन गया, क्या आप उसको आप कागज बोल सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये रिवर्सिबल नहीं है। जब आप दूध को दही में कन्वर्ट करते हो, क्या दही वापस दूध बन सकता है? नहीं, ये केमिकल चेंज है। जब मैं मैग्नीशियम, बेटा एक मैग्नीशियम का रिबन आता है आपके लिए ना, 10th में इसका एक्सपेरिमेंट भी है। वो मैग्नीशियम रिबन को आपने ना उसमें देखा होगा, इसका इस्तेमाल कहाँ, क्या बोलते हैं उसको, पटाखे वगैरह में भी होता है ना, वो उसका कुछ एक आता है, उसका एक पर्टिकुलर आता है एक पटाखा, ठीक है। जब मैं मैग्नीशियम रिबन को जलाऊंगा ना, तो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है ना, व्हाइट शाइनी कलर में जलना शुरू कर देता है, ठीक है। क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो केमिकल चेंज है। मैं यदि आयरन को देखूं तो जब मेरा आयरन मैं खरीद के लाया था नॉर्मल था, लेकिन कुछ समय बाद वहां जंग लग जाती है, वो केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि पहले वो आयरन आप कुछ नया बना दिया है, और ऐसा नया बनाया कि मैं रिवर्स भी नहीं जा पा रहा हूं, है ना। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर, यदि मैं हाइड्रोजन गैस को एयर के साथ बर्न करूंगा तो भाई साहब हाइड्रोजन और एयर गैस बनने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। पॉइंट क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि मैं रिवर्स नहीं जा पा रहा हूं और मुझे कुछ नया मिल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर मुझे पानी मिल गया, कुछ नया मिला ना। ऐसा तो नहीं है कि मुझे वही चीज मिली, जैसे पेपर को फाड़ने पर पेपर मिल रहा था। तो ये बेसिक चीजें हैं बच्चा, केमिकल एंड फिजिकल चेंज को समझने के लिए। बट क्योंकि हम ऑलरेडी काफी कुछ अर्ली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, छोटी मत तो बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत वैसे भी नहीं है। और जब आप 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ोगे तो वहां ये दोबारा आपको समझाया जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल के लिए मैं आपको बोलूंगा, जितना आपने पढ़ा है उतने को अच्छे से रिवाइज कीजिए। किसी भी लेवल पर डाउट होता है तो पूछ लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको लगता है कीजिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसी बात को बोलते हुए मैं आपको और शिक्षाशास्त्र के चैनल को रिप्रेजेंट करते हुए मैं आपको बोलूंगा थैंक यू सो मच। तब तक हम मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।